13.1 एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट का बी पार्ट हमने करना है। ए पार्ट ऑलरेडी कर लिया था, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। इन जितने भी हमने ये क्वेश्चन करे ये सारे थ्योरेटिकल हैं और आपको ये डेफिनेशन में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे और दूसरे नंबर पर इन पर डेफिनेशन बनी होंगी और वो आपको MCQs की यानी कि शक्ल में आएंगे। ठीक है जी। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपको पहले कभी नहीं पता होंगी। और ख़ास तौर जो 13 चैप्टर है इसका मकसद क्या है, क्यों बना हुआ है, ठीक है, इस पर भी एक ये जो है आपका हाइपोथेसिस का, इस पर एक और लॉन्ग सा लेक्चर है जो इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है जी। अभी इसके बाद कर लेते हैं एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। ठीक है, एस्टिमेशन की आपने अलग से डेफिनेशन लिखनी है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अलग से लिखनी है। अगर आपको ये डेफिनेशन आ जाती है पेपर में फ़र्ज़ करें, तो मैं आप लोगों को पेपर लिखने का भी तरीका बाद में बताऊंगा और इसकी आपने अलग अलग से डेफिनेशन लिख देनी है। एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन जिस तरह आपने 12 चैप्टर है आपका एस्टिमेशन पर इन्हिसार करता है, जितना भी सारा चैप्टर है। ठीक है, एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग द सैम्पल डेटा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, यही चैप्टर है जो हमने कर लिया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है इन विच वी मेक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बाय सीइंग द नल हाइपोथेसिस, यानी कि हम नल हाइपोथेसिस को देखकर एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं एंड वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। ठीक है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक प्रोसेस है और ये अक्सर आती है सिंगल में ही डेफिनेशन आती है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। दूसरे नंबर पर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये आप छोड़ दें। अभी इसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को इस पर एक लॉन्ग सा लेक्चर दूंगा, उसमें सारे चैप्टर का इंट्रो होगा, उसमें इतना आपको नॉलेज हो जाएगी कि ये चैप्टर क्या है, आपको सारी उम्र नहीं भूलेगा। ठीक है, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होता है। बेसिकली इनको अगर डिफाइन करें, सिंपल हाइपोथेसिस दैट हाइपोथेसिस विच कंप्लीटली स्पेसिफाई ऑल द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को जो कि हमारे पास अंडरलाइंग होती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन में होती है, ऑब्जर्वेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसको हम सोल्व कर रहे होते हैं, वो सिंपल हाइपोथेसिस ऐसा होता है। सिंपल एक ऐसी हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें क्लियर किया हुआ कि ये आपका मीन है और ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन है या वेरिएंस है। ठीक है जी, ये आपका वेरिएंस है और ये या वेरिएंस कह लें या स्टैंडर्ड डिवीजन कह लें, ये है और मीन ये है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। दूसरे नंबर पर जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, मे भी आपने देखे होंगे नोट्स। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट देख लें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देख लें, पहला ही कमेंट होगा, उसमें ब्लू कलर का लिंक होगा, उसमें आपको मिल जाएंगे नोट्स आपने कैसे लेने हैं। ठीक है जी, और वो फ्रीली नोट्स हैं, आपको स्टार्ट में ही मैंने दे दिए थे। ठीक है जी, वो अपनी डेफिनेशन वहाँ से पढ़ लेनी है। और कंपोजिट हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है दैट डज नॉट कम्प्लीटली स्पेसिफाई ऑल द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक पूरी जो ऑब्जर्वेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको ये कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं करता। ये ऐसे होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंपोजिट हाइपोथेसिस की एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा एक डेटा कैलकुलेट करता है, वो कहता है कि जी एक मैंने सैम्पल का डेटा यूज़ किया है, कैलकुलेट किया है, ठीक है, या पॉपुलेशन का किया है, इसका मीन आया 29। ठीक है, और फिर मैंने कैलकुलेट किया तो इसका मीन आ रहा है 28 या 31 आ रहा है और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन एक ही है, ये है 16 है या 19 है। ठीक है, अब उसको ये नहीं समझ आ रही कि अब मीन कौन सा रखें, ये रखें या ये रखें, इनमें से करेक्ट कौन सा है, इनमें से एक्यूरेट कौन सा है। ठीक है, इसके लिए हमें तीसरा एक मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा या इन दोनों की एवरेज लेनी पड़ेगी। हो सकता है इन दोनों में से ही एक सही हो, क्योंकि पॉपुलेशन का ऑल पॉपुलेशन का डेटा है ना, इसलिए इसको कंपोजिट हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं डिफाइन की होती। अब उसके बाद आ जाता है एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन क्या होती है, रिजेक्शन रीजन क्या होती है। देखिए, आपने जब भी किसी भी डेफिनेशन को सोल्व करना है उसमें नल हाइपोथेसिस को हमेशा बेस रखना है, लेकिन नल हाइपोथेसिस होती भी बेस है। ये इसके बाद जो मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगा अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस पर या हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर, उसमें आप लोगों को मैं कम्प्लीटली बता दूंगा
हाइपोथेसिस ये बनते कैसे हैं और इनको टेस्ट कैसे किया जाता है और टेस्टिंग में आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को इसी अगले लेक्चर में बता देता हूँ। अब एक्सेप्टेंस रीजन क्या है? अगर आप नल हाइपोथेसिस को बेस बनाएंगे तो आपके लिए हर चीज़ इजीली हो जाएगी, आसान हो जाएगी, वरना एक ही डेफिनेशन की पाँच डेफिनेशन आगे बनती हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उलझन में चले जाएं, आप एक ही डेफिनेशन को करें, आप नल हाइपोथेसिस को बेस बना के रखें। आप ये सोचें हमने नल हाइपोथेसिस को ही देखना है, ठीक है जी। अब एक्सेप्टेंस रीजन क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन बेसिकली स्पेसिफाइज द सेट ऑफ वैल्यूज़ इन विच द नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, ठीक है जी। नल हाइपोथेसिस को जिसमें एक्सेप्ट किया गया हो। अब इसकी दूसरी और डेफिनेशन क्या बनेगी? जिसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया हो, ये भी बन सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को ये डिफ़ाइन नहीं करके दूंगा। ये हो सकती है, चल भी सकती है और ये बेहतरीन बन सकती है, क्योंकि ये दूसरी बन जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आप दो दो तीन तीन याद करें और आपको बाद में पता ही ना चले, कंफ्यूज हो जाएं। आप नल हाइपोथेसिस को ही बेस रखें। नल हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन क्या है? नल हाइपोथेसिस को बेस बना के बताएं कि जिस एक ऐसी एक ऐसा रीजन विच स्पेसिफाइज द वैल्यूज इन विच द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। और रिजेक्शन रीजन क्या है? जिसमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा सके। रिजेक्शन रीजन स्पेसिफाइज द सेट ऑफ वैल्यूज इन विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है जी। अब इनकी अगर हम और भी डेफिनेशन बनाएं तो और भी बन सकती हैं, लेकिन मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ वही रखें, एक ही लॉजिक रखें। जो आपने पहले बना रखी है वही रखें। वो अल्टरनेटिव पर अगर आपने बना रखी है तो आपको आपकी मर्ज़ी, लेकिन वो उलट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर एक और जो बेहतरीन चीज़ आप लोगों को बतानी थी, एक्सेप्टेंस रीजन की डेफिनेशन आ जाए या नल क्रिटिकल रीजन की, ठीक है। नन क्रिटिकल रीजन, ये दोनों डेफिनेशन एक ही हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस रीजन एंड नन क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन एंड क्रिटिकल रीजन, इन दोनों की सेम है, ठीक है जी। क्रिटिकल रीजन क्या है या रिजेक्शन रीजन क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। ये अक्सर पेपर में बदल बदल के ही आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या है? टाइप 1 एरर कैसे इंडिकेट होता है? देखिए, टाइप 1 एरर में भी हम अगर नल हाइपोथेसिस को, मैंने तो शुरू से नल हाइपोथेसिस को ही बेस बनाया है, ठीक है, तो मेरे लिए तो इजी हो जाता है। आप भी नल को ही बनाएंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। इसकी ये भी 3-4 डेफिनेशन बन सकते हैं जिस तरह उसकी बनी थी, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, बल्कि आप कोशिश करें एक ही रखें। रिजेक्ट एच नोट व्हेन एच नोट इज़ करेक्ट। एच नोट जब करेक्ट हो, इसको रिजेक्ट कर लें तो ये क्या होगा? टाइप 1 एरर है, टाइप 1। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर एक्सेप्ट एच नोट व्हेन एच नोट इज़ फॉल्स। जब ये फॉल्स हो, इसको एक्सेप्ट कर लें तो ये टाइप 2 एरर आ जाएगा। अब एरर को ही देके पता चल जाता है कि ये एरर क्या है, ये गलती है। अब रिजेक्ट एच नोट, एक एच नोट को रिजेक्ट करना जबकि वो ठीक हो तो ये टाइप 1 एरर है। एक एच नोट को एक्सेप्ट करना जबकि वो फॉल्स हो तो ये टाइप 2 एरर है। अब इसकी एक एग्जांपल ऐसे है कि एक ऐसा स्टूडेंट पास हो जाए या यानी कि फ़ेल हो जाए, बल्कि रिजेक्ट एच नोट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो, पढ़ाई में तालीम में आगे हो, ठीक है, उसको अगर आप फेल कर दें तो ये टाइप 1 एरर बन जाएगा। और अगर एक फेल होने वाले स्टूडेंट को पास कर दें तो ये टाइप 2 एरर बन जाएगा, ठीक है जी। अब इनकी एग्जांपल भी मैंने दे दी। उसके बाद 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट। इसके बाद सी पार्ट रह गया। सी पार्ट भी यही है, 1 साइडेड टेस्ट एंड 2 साइडेड टेस्ट, ये बिल्कुल दोनों सेम ही हैं। 1 टेल टेस्ट क्या होता है, 2 टेल टेस्ट क्या होता है? देखें, एक 1 टेल टेस्ट की बात कर लेते हैं। 1 टेल टेस्ट स्पेसिफाइज द सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर विच द क्रिटिकल रीजन लाइज ओनली वन साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। किसी एक साइड पर जब क्रिटिकल रीजन लाई कर रही हो तो ये 1 साइडेड टेस्ट होता है या 1 टेल टेस्ट होता है। इसकी एक ही टेल होती है। जब दोनों साइडों पर क्रिटिकल रीजन लाई करे, अब इसकी आगे अगर एग्जांपल बनाएं तो आपकी वही आ जाएंगी, प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक वगैरह, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में थी। अब उनका कॉन्सेप्ट आपके यहाँ नहीं है तो मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा,
ठीक है जी। अगर करना चाहें तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब मेसोकार्टिक जो थी जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइज ऑन टू साइड ऑफ द पॉपुलेशन, टू साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, जब आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड पर लाई कर रही हो, ठीक है, इधर भी हो, और इसमें हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ निकालते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2, दूसरी अल्फ़ा ओवर 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ निकालते हैं क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कभी इधर लाई कर रही होती है, दूसरी तरफ दूसरी साइड पर लाई कर रही होती है। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। वन साइडेड वन टेल टेस्ट की एक डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वन साइडेड या वन टेल टेस्ट क्रिटिकल रीजन लाइज ओनली वन साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन की एक साइड पर ही लाई कर रही होती है, जबकि इसकी दूसरी दोनों साइडों पर ही, टू साइडेड की क्रिटिकल रीजन दोनों साइडों पर ही होता है। इसकी एक हद मुकर्रर की जाती है दोनों साइडों पर। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम करेंगे इसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर एक लेक्चर है, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर देख लेना है। ठीक है जी। इसके फर्स्ट कमेंट में आप डेफिनेशन देख लें आपको कैसे मिलेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।